स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में समास का अध्ययन कर रहे थे। हमने जाना समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है। अब हम द्विगु समास के बारे में जानकारी या अध्ययन करेंगे। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, पहला पद क्या होगा जिससे हमें पढ़ते ही किसका बोध होगा, संख्या का बोध होगा, यानी काउंटिंग या गणना का बोध होगा। तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराएगा, वो किसी एक चीज के बारे में नहीं होगा, वो समूह का बोध कराएगा, क्योंकि नंबर होगा तो नंबर में एक से ज्यादा ही चीज का बोध कराएगा वो हमें। ठीक, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा तथा वह समूह का बोध कराएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, समास में समस्त पद का विग्रह करते समय हम विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे। ये समूह या समाहार शब्द आते हैं, जैसे यहां देखेंगे त्रिलोक। त्रिलोक, त्रि माने तीन, लोक माने जैसे आग, पाताल लोक, भूलोक। ठीक, एक के बारे में नहीं कहा, कितने लोगों के, तीन लोगों के, तीन लोकों का समाहार। ठीक, तीन लोकों का समार। नव रत्न, नव माने नौ, है ना, नव, इसमें आपको यहाँ नौ नहीं लिखना है, नौ भी लिख सकते हैं। नव रत्नों का समाहार, यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे नौ रत्नों के लिए या नौ समाहार या समूह, अंत में हम यही शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे चतुर्मुख, चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। पंजाब, पंजाब, पांच आबों का समूह। नवग्रह, नव माने नौ, नव ग्रहों का समाहार। चवन्नी, चार आनों का समाहार। चारपाई, चार पैरों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। अब आप ये देखेंगे त्रिलोक में तीन, पहला पद क्या है, ये दो पद हैं, त्रिलोक। ठीक, दो पदों से मिलकर बना है। त्रि माने तीन, लोक माने संसार बोल सकते हैं, त्रि तीन। ये जितना भी आपके समस्त पद आएंगे द्विगुवाचक में, इसकी यही पहचान है कि पहला पद नंबर में होगा यानी संख्यावाचक होगा, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप उसका विग्रह करेंगे तो आप समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों का बराबर महत्व होता है ना, कोई ऐसा नहीं ये कम है ये गौण है, ऐसा नहीं, दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों का महत्व समान होता है। द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या आदि योजकों का लोप हो जाता है, यानी इन दो शब्दों के बीच में जो समस्त पद होगा इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक, दोनों ही पद जो है प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक, विराम चिन्ह में आपने योजक चिन्ह देखा था, यहाँ पर हम जैसे धीरे धीरे जब हम दो शब्द लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर अंजल। ठीक, इसमें इसके बीच में ये क्या है, योजक चिन्ह। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो हम और अथवा या का प्रयोग करेंगे। ठीक, योजक चिन्ह लुप्त हो जाएगा। जब हम विग्रह करेंगे तो ये जो योजक चिन्ह है ये लुप्त हो जाएगा, इसकी जगह हम और या अथवा का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, ये जो दोनों ये विपरीत
आर्थक शब्द भी इसमें आ जाते हैं, जैसे रात और दिन, रात दिन, ठीक। माता पिता, ठीक। आगे देखते हैं अन्न और जल, ठीक। योजक चिन्ह लुप्त हो गया। आगे देखिए आटा दाल, बीच में योजक चिन्ह दिया है। दोनों पदों का, जो दोनों पद होते हैं उनका समान महत्व होता है। आटा दाल, आटा और दाल। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पति पत्नी, पति और पत्नी, योजक चिन्ह हटा देंगे विग्रह करने में और क्या आएगा, पति और पत्नी। इसकी पहचान सबसे अच्छी यही है कि बीच में योजक चिन्ह होता है। जिसमें योजक चिन्ह होगा वो किसके अंदर चला जाएगा, द्वंद्व समास के अंदर। रात दिन, रात और दिन। जीवन मरण, जीवन और मरण। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। नर नारी, नर और नारी। दाल रोटी, दाल और रोटी। ये शब्द जो हम बोलचाल में बोलते हैं राजा रंक, है ना, जोड़े के साथ होते हैं। राजा रंक, राजा और रंक। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। खरा खोटा, यहां पर या का खरा या खोटा। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म, ठीक। अब आपकी समझ में आया। द्विगु समास, द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा, उसका विग्रह करते समय हम समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक। द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान महत्व लिए हुए होते हैं। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अथवा का प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग करेंगे या का प्रयोग करेंगे। अधिकांश और का ही प्रयोग होता है। अगली वीडियो में आप कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे।